किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं आप सभी को डैजलिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। आज हम कुछ एजम्पशंस डिस्कस करेंगे आपके सिंपल लीनियर इक्वेशन में। सबसे पहले वो एजम्पशन लिख लेता हूं। आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, एक एरर ऐड होने वाला है जिसे मैं रैंडम वेरिएबल आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और वो रैंडम वेरिएबल फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन होगा 0 और उसका कुछ एक वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। पूरा लेक्चर ही इस बारे में है। अभी के लिए इसके बारे में वरी मत करिए। पर अभी तक तो हमने पैरामीटर्स एस्टिमेट करना सीख लिया था, राइट? तो ये एजम्पशन की जरूरत क्या है, राइट? अगर मुझे फॉर एग्जांपल अपने पैरामीटर वेक्टर्स ढूंढने हैं, मुझे क्या करना होता है सर? जैसे आपको अगर आपके पैरामीटर्स ढूंढने हैं, फाइंड पैरामीटर्स। आपके सामने एक डेटा सेट है, अगर आपको पैरामीटर्स ढूंढने हैं, आप मैट्रिक्स मेथड यूज करिए ना। एक्स ट्रांसपोज एक्स, एक्स ट्रांसपोज वाई। आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करिए, आपको आपका पैरामीटर वेक्टर मिल जाएगा। ये क्या होगा सर? जो आप पैरामीटर्स एस्टिमेट करना चाहते हैं आपके डेटा सेट के हिसाब से, वो आप ढूंढ सकते हैं। आपका बेस्ट फिट लाइन जो आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। यहां पे तो मैंने ऐसा कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एजम्पशन नहीं लिया था, राइट? एक्चुअल में आपने नहीं लिया है। ओके, ये एक प्योर ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, आपके लीनियर अलजेब्रा का आपने हेल्प लिया है। पर इस एजम्पशन के साथ ना कुछ चीजें सिंप्लीफाई होगी। वो क्या चीजें सिंप्लीफाई होगी पता है? आपके डेटा सेट में आप ऐसा सोच रहे हो कि आउटलायर्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आउटलायर्स के चांसेस कम है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप ये एजम्पशन लेने वाले हो। ये किस तरह से हेल्प करेगा थोड़ी देर में आप समझोगे। पर अभी तक आपने आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट करना सीख लिया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बस अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटिस्टिक वे में कुछ एजम्पशंस जो आपके डिस्क्राइब किए जाते हैं डेटा सेट के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूं कि इस लेक्चर को आप पेशेंस के साथ देखोगे। और चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आपका एजम्पशन है वाई आई गिवन एक्स आई, ये जो रैंडम वेरिएबल है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा जिसका मीन होगा एम एक्स आई प्लस सी, एम एक्स आई प्लस सी, और उसका वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। ओके, ये एजम्पशन क्या है मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने सबसे पहले ना मैं एक डेटा सेट बना लेता हूं। डेटा सेट बना लेता हूं। डेटा सेट मतलब क्या? सुपरवाइज मशीन लर्निंग में एक्स भी दिया गया होगा, वाई भी दिया गया होगा। एक्स का भी एक कॉलम है, वाई का भी एक कॉलम है। अभी क्योंकि आपका एजम्पशन ऐसा है जहां पे एक्स का इंफॉर्मेशन मुझे पहले से ही दिया गया है, फिर आपका एजम्पशन वाई पे है, तो वैसे ही कुछ तो एक सिनारियो आपके सामने इमेजिन कराता हूं आपको। समझिए एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जहां पे मुझे पता है कि मेरे एक्स के वैल्यूज क्या हो गए, जहां पे मुझे पता है कि मेरे एक्स के वैल्यूज क्या हो गए। ओके, मुझे क्या करना है? इस x के वैल्यू के लिए y मेजर करना है, इस x के वैल्यू के लिए मुझे y मेजर करना है, इस x के वैल्यू के लिए मुझे y मेजर करना है। वैसे आपके डेटा सेट के सारे वैल्यूज के लिए मैं करस्पॉन्डिंग y मेजर करूंगा। फिर मेरे पास डेटा सेट रेडी हो जाएगा। फिर मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर हूं, तो मैं डेफिनेटली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करूंगा और अपना आंसर निकाल के बता दूंगा। पर उससे थोड़ा चीज अलग होगा, थोड़ा देखने की कोशिश करिए। मैं बोल रहा हूं क्योंकि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो सोचते हैं कि मेरे y और x के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो लीनियर रिलेशनशिप है। y और x के बीच में कैसा रिलेशनशिप है सर? लीनियर रिलेशनशिप है। एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ तो एक लीनियर रिलेशनशिप है। बस प्रॉब्लम क्या है पता है? यहां पे कुछ तो एक रैंडम नॉइज ऐड होने वाला है आपके हर एक ऑब्जर्वेशन में। जब भी आप आपके हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए y कैलकुलेट करोगे यूजिंग x, तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड होने वाला है। ये क्या है सर? एक रैंडम नॉइस है, एक रैंडम वेरिएबल है। ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका y भी क्या बन गया सर? आपका y भी एक रैंडम वेरिएबल बन गया। अगर मैं बता दूं कि x क्या है, तो रैंडम तो सिर्फ ये रहा, राइट?
एम भी यहाँ पे कुछ तो एक फिक्स वैल्यू होगा, सी भी यहाँ पे कुछ तो एक फिक्स वैल्यू होगा, मुझे नहीं पता क्या है पर कुछ तो फिक्स वैल्यू है। अगर मैं बता दूं कि एक्स के क्या क्या वैल्यूज हैं तो ये तो रैंडमनेस रहा ही नहीं, सिर्फ ये रैंडम रहा, राइट। तो आपके वाई में जो रैंडमनेस ला रहा है ये नॉइस ला रहा है। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है, आपके इस एक्स के वैल्यू के लिए आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये कैलकुलेट होगा, पर ये यहां पे आके आप नहीं लिखने वाले, उसमें कुछ तो एक रैंडम नॉइस ऐड होने वाला है, फिर वो रिजल्टेंट वैल्यू आप यहां पे आके लिखने वाले हो। ठीक है, इस प्रोसेस को समझिए। वैसे ही जब ये आपको y2 कैलकुलेट करना है, ये x2 आपने यहां पे रखा होगा, ये रिजल्टेंट में कुछ तो रैंडम नॉइस भी ऐड हुआ है, फिर वो रिजल्टेंट वैल्यू आपने यहां पे आके रखा। ठीक है, वैसे जब आपने आपके y3 को कैलकुलेट करने गए होगे, क्या किया होगा सर कि इस x3 को यहां पे रखा है, कुछ तो रैंडम नॉइस भी ऐड हुआ, फिर वो रिजल्टेंट वैल्यू यहां पे रखा होगा। वैसे ही आपके डेटा सेट में आपको वैल्यूज कलेक्ट करके किसी ने तो दिया है। ओके, तो आप क्या करते हो, अच्छा डेटा सेट मिल गया, चलो अभी मैं तो खुश हो गया, और मुझे बताया भी है किसी ने कि कुछ तो लीनियर रिलेशनशिप होल्ड करता है, तो चलो मैं अपना सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करूंगा। तो आप क्या करते हो, आपका एक हाइपोथेसिस फंक्शन डिसाइड करते हो आपके एजम्पशन के हिसाब से, क्योंकि आपके एजम्पशन तो मैंने पहले से ही शेयर कर दिया है, तो वैसे ही कुछ तो हाइपोथेसिस डिसाइड करोगे, एम एक्स प्लस सी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये m आपका एक्चुअल m का वैल्यू नहीं है, ये c आपका एक्चुअल c का वैल्यू नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये m का वैल्यू और ये c का वैल्यू, ये तो ट्रू वैल्यूज हैं। ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आपके डेटा सेट को देखते हुए कैलकुलेट करते हो। ओके, ध्यान से समझिएगा, ये m का वैल्यू और ये c का वैल्यू अब आपके डेटा सेट को देखते हुए कैलकुलेट करते हैं, जो ऑब्जर्व डेटा है उसको देखते हुए कैलकुलेट करते हैं। पर ये तो ट्रू वैल्यूज है, वो मुझे पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ भगवान को पता है। आप समझ पा रहे हो क्या मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एम और सी जो है वो ट्रू वैल्यूज हैं, वो मुझे पता ही नहीं है, वो सिर्फ भगवान को पता है। और जो आपके यहाँ पे एम हैट और सी हैट जो वैल्यूज हैं वो क्या है सर, वो एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज। ओके, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये इरेज कर देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने के लिए, पर मेरे हिसाब से आपको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं। इसे मैं थोड़ा और एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। समझिए, ये आपका ना पहला सैंपल था जो आपने कलेक्ट किया। अब मैं आपको बोलता हूं, चलो पहला सैंपल तो हो गया, अब वापस से आपका मेजरमेंट करिए, अब वापस से आपका मेजरमेंट करिए, मुझे सेकंड सैंपल निकाल के दीजिए, मतलब इन सारे एक्स के वैल्यूज के लिए वापस से आपका मेजरमेंट करिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये y का वैल्यू सेम आएगा वापस, क्या ये y का वैल्यू वापस से सेम ही आएगा, क्या ये y का वैल्यू वापस से सेम ही आएगा, क्या ये y का वैल्यू वापस से सेम ही आएगा क्या। जब आपका वापस से सेकंड टाइम मेजरमेंट करने जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या सेम ही वैल्यूज दिखने वाले हैं जो पहले बार दिखे थे, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों पता है, जैसे इस x को जब आप वापस से यहाँ पे रखोगे, ये वाला पार्ट तो ठीक है, पर अभी क्या सेम नॉइस ऐड होगा, वो तो रैंडम इन नेचर था, राइट। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऐड हो सकता है, तो वो रिजल्टेंट वैल्यू अभी मैं यहाँ पे आके रखने वाला हूं, तो मेरा वैल्यूज डेफिनेटली चेंज होगा, राइट। वैसे ही आप ये वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे सेकेंड टाइम, इस एक्स को यहाँ पे रखोगे, ये पार्ट तो ठीक है कैलकुलेट कर लूंगा, पर वापस से क्या रैंडमली नंबर ऐड होगा मुझे नहीं पता, वो रैंडम इन नेचर है, तो वो रिजल्टेंट वैल्यू मैं यहाँ पे आके रखने वाला हूँ, इसलिए आपका डेटा सेट ही मैं बोल सकता हूँ चेंज होने वाला है। अभी आपके इस डेटा सेट को देखते हुए अगर आप वापस से एम और सी को एस्टिमेट करोगे, क्या वो पुराने एमएनसी के वैल्यूज से सेम होगे, नहीं होगे, राइट। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो वैल्यूज हैं एम और सी के, ये कैसे वैल्यूज हैं सर, ये ट्रू वैल्यूज हैं, ये ट्रू वैल्यूज हैं, या फिर मैं इसे बोल सकता हूं ये पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। और ये क्या है सर, ये आपके एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं जो आपने डेटा सेट को देखते हुए लिए थे, आपके सैंपल को देखते हुए लिए थे, ये एस्टिमेशंस हैं। ओके, आगे जाने से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, ये जो नॉइस है वो एक रैंडम वेरिएबल है, राइट। तो ये नॉइस कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है वो बताना रह गया। आपका हर एक ऑब्जर्वेशन में जो नॉइस ऐड हो रहा है ना,
वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है सर, जिसका मीन 0 है और उसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि y गिवन x क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा वो सोचेगा, और उसका मीन ये क्यों होगा और उसका वेरिएंस ये क्यों होगा। बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। y गिवन x, इसे कैसा सोचना है कि x का इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है, x का इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि ये पार्ट कुछ भी रैंडमनेस नहीं ला रही है, ये पार्ट कुछ भी रैंडमनेस नहीं ला रही है। अगर मुझे बताया जाए कि x का वैल्यू क्या है, तो ये पार्ट तो रैंडमनेस नहीं ला रही है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो एक m का वैल्यू फिक्स एग्जिस्ट करता है, कुछ तो एक c का वैल्यू फिक्स एग्जिस्ट करता है, वो भगवान को पता है। पर भगवान ने बोला है कि कुछ तो यहाँ पे फिक्स वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, वो आपको पता नहीं है, पर कुछ तो एक कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और जब मैं बोल दूं कि x का भी वैल्यू कुछ तो यहाँ पे कांस्टेंट ही होगा, इस दुनिया में आप डिस्कशन कर रहे हो, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट बन गया, राइट। तो अभी आपका ये रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फॉलो करेगा, ये कमेंट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसका मीन ये क्यों होगा, उसका वेरिएंस ये क्यों होगा, ये आप होमवर्क ले सकते हैं। अगर आप नहीं समझ सकते तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग आंसर कर देंगे। ओके, अभी हम अपने विजुअलाइजेशन पे जाते हैं बिना देरी के, शुरू करते हैं विजुअलाइजेशन। तो वापस से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम करते क्या है। आपके हर एक ऑब्जर्वेशन के वाई की मेजरमेंट आप कैसे करते हो, एम एक्स आई प्लस सी, इस पार्ट की हेल्प से करते हो। उसमें कुछ तो एक रैंडम नॉइज भी ऐड होता है, इतना मुझे पता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके हर एक वाई के कैलकुलेशन में वो वाई डेफिनेटली एक रैंडम वेरिएबल है, पर उसमें कुछ तो ये पार्ट भी यूज किया गया है, राइट। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना एम एक्स प्लस सी ये लाइन बना दूं। अभी आप मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर आपने तो बताया था कि m का वैल्यू सिर्फ भगवान को पता है, c का वैल्यू तो सिर्फ भगवान को पता है, तो एम एक्स प्लस सी ये लाइन बनाओगे कैसे। मैं बोल रहा हूं कि वो एग्जैक्ट लाइन कहां पे एग्जिस्ट करता है वो तो मुझे कभी नहीं पता है, ना मैं पता कर सकता हूं, पर कहीं तो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो क्यों ना मैं सोचूं कि ये है वो लाइन। ओके, क्यों ना मैं सोचूं कि ये है वो लाइन, या फिर इस प्लेन पे कहीं तो है वो लाइन, ऐसा मैं सोच रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि m का वैल्यू मुझे पता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि c का वैल्यू मुझे पता है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि m का वैल्यू एंड c का वैल्यू कुछ तो एक फिक्स वैल्यू है। ये मुझे पता नहीं है वो बात अलग है, वो अननोन है वो बात अलग है, पर ये कुछ तो एक फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक लाइन एग्जिस्ट करता है, या फिर करता होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ओके, अभी डिस्कशन आगे बढ़ाने के लिए हम 3 ऑब्जर्वेशंस कंसीडर करते हैं। मतलब 3 ऑब्जर्वेशंस के x के वैल्यूज में कंसीडर कर रहा हूं। मतलब आप ऐसा सोचिए कि आपके डेटा सेट में x के जो 3 वैल्यूज होंगे वो मैंने आपके सामने पिक्चोरिकली आपको बताए हैं। ओके, और उसके लिए y के वैल्यू का मुझे मेजरमेंट करना है। x1 ये वैल्यू है, x2 आपका ये वैल्यू है, x3 आपका ये वैल्यू है। आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है, सर इतने दूर जाके क्यों बताया सर। थोड़ा डायग्राम क्लियर रखने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली नहीं लिखा, उसे थोड़ा नीचे रख के बताया। यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं लिखा, उसे थोड़ा नीचे रख के बताया। और सेम मैंने थोड़ा लाइन डॉटेड फॉर्मेट में ऊपर एक्सटेंड भी किया है, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, अभी आपका सबसे पहला काम क्या है सर, इस x के वैल्यू के लिए आपके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का y का वैल्यू मेजर करना। ओके, तो इस मेजरमेंट को मैं किस तरह से देखना चाहता हूं, देखिए। क्योंकि आपको आपके mx प्लस सी का लाइन पता है, तो क्यों ना मैं ऐसा सोचूं कि मेरा y का वैल्यू, जब मुझे x का वैल्यू पता चल जाए, मेरा y का वैल्यू तो एक रैंडम वेरिएबल है, जब मुझे पता चल जाए कि मेरा x का वैल्यू क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख दूं कि मेरा x का वैल्यू x1 कुछ तो है, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा y1 एक रैंडम वेरिएबल है। मेरा y1 एक रैंडम वेरिएबल है, जो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से फॉलो होगा सर, इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से हिसाब से एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट होकर मुझे मिलने वाला है, ऐसा मैं सोच सकता हूं। आपके मेजरमेंट को एक रैंडम सिलेक्शन की तरह मैं दिखाना चाहता हूं, राइट। क्योंकि इस पार्ट में आपका मीन एम एक्स प्लस सी वो कैलकुलेशन वाला पार्ट का टेक केयर कर रहा है। ओके, जैसे आपने क्या सोचा था सर कि आपका हर एक वाई आई आप कैसे कैलकुलेट करते हो, एम एक्स आई प्लस सी प्लस उसमें कुछ तो एक एरर ऐड होता है, ऐसा आप सोच रहे थे।
राइट। ये रैंडम वेरिएबल था। जब मुझे पता चल जाए कि मेरा एक्स का वैल्यू क्या है, ये पार्ट रैंडमनेस नहीं ला रहा है, ये रैंडमनेस ला रहा है, इस वजह से ये रैंडम वेरिएबल बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस सेम कहानी को मैं आपको इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताना चाहता हूं। इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि मुझे अपने एक्स का वैल्यू पता है, अब मेरा वाई एक रैंडम वेरिएबल है जो इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट होकर मुझे मिलने वाला है। ओके, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले बना लेते हैं। ओके, एक्स का वैल्यू क्या सोचा है साहब? सर आपने x1 सोचा है, तो यहां पे भी x1 लिख लेता हूं, यहां पे भी मैं x1 लिख लेता हूं। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन ये है और वेरिएंस कुछ तो है। ओके, y के वैल्यूज कहां पे होते हैं सर? y एक्सिस पे होते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करूंगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में फिट होगा। ओके, ओके, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कहां पे है सर? m x1 प्लस सी यहां पे है। ओके, क्या ये वाला पॉइंट आप मुझे बता सकते हैं क्या कहां पे एग्जिस्ट करेगा? m x1 प्लस सी। तो देखिए, x1 का वैल्यू ये है, mx प्लस सी का वैल्यू ये है, तो mx1 प्लस सी कहां पे एग्जिस्ट करेगा? यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि इस पॉइंट पे मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होने वाला है, तो ऐसा कुछ तो मुझे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे मिलने वाला है, ऐसा मैं सोच सकता हूं। आपके सामने भी मैं फटाक से बना लेता हूं, ये रहा। राइट, आप देख लिए, पिक्चोरिकली भी देखिए। ठीक है, ये वैल्यू कौन सा है सर? m x1 प्लस सी, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वही था, राइट, mx1 प्लस सी। ओके, तो आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने mx1 प्लस सी पे बना लिया है। ओके, अब ये सेम कहानी के जैसे ही आपको आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए भी सोचना है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है सर? सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है? आपकी x का वैल्यू आपको x2 सोचना है। तो आप क्या करने वाले हो सर? यहां पे x2 सोचने वाले हो, वैसे यहां पे भी आप x2 सोचने वाले हो, राइट। और आप किसके लिए रैंडमली एक वैल्यू सेलेक्ट करोगे? आपके y2 के लिए एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करोगे। तो मैं बोल रहा हूं कि ये रैंडम वेरिएबल, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसका मीन ये है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, mx2 प्लस सी कहां पे एग्जिस्ट करता है? ठीक है, mx2 प्लस सी ये वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करता है? तो आप बोलोगे x2 वाला पॉइंट ये है, तो mx2 प्लस सी तो यहां पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये mx प्लस सी का लाइन है, और ये x2 पॉइंट है तो यहां पे एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करिए। तो यहां पे मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करूंगा। ठीक है, वैसे ही आप अभी क्या कर सकते हैं, आपके थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भी यहां पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर सकते हैं। ओके, अब सोचते हैं कि y का वैल्यू कैसे मिलेगा। ठीक है, आपका सबसे पहला ट्रेनिंग डेटा सेट में बना रहा हूं। ठीक है, आपका सबसे पहला ट्रेनिंग डेटा सेट में बना रहा हूं, मतलब मैं सोच रहा हूं कि मैं सैंपल करके आपको आपके y के वैल्यूज देने वाला हूं। आप देखने की कोशिश करिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। तो मैं सोच सकता हूं कि मैं अभी एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले यहां पे x1 x2 x3 लिख लेते हैं वापस से, क्योंकि ये वैल्यूज तो मुझे नोन है, राइट, तो वो मैं लिख लेता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं सर? x1 के लिए एक रैंडमली y1 का वैल्यू सेलेक्ट करूंगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, राइट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपके इस मतलब y के प्लस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी सारे वैल्यूज कवर होते हैं, राइट, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। पर ज्यादा पॉसिबिलिटी कौन से रीजन के y के वैल्यूज के आने की है? आप बोलोगे कि इस रीजन के y के वैल्यूज के आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इस रीजन में आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यादा एरिया है, मतलब आपका y1 का वैल्यू यहां पे कहीं आप रैंडमली जब सेलेक्ट करोगे, इस रीजन से आपका रैंडमली कुछ तो एक y का वैल्यू सेलेक्ट होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं y1 का वैल्यू फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट आके मिला। एग्जांपल के लिए सोचिए कि फॉर एग्जांपल ये मिल गया, कुछ तो सोचना पड़ेगा, राइट। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पे मुझे कुछ तो एक y1 का वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट होकर मुझे मिल गया, वो मैंने यहां पे लिखा। अब वैसे ही आप क्या सोच सकते हैं, x2 के लिए भी एक रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट होकर मिलेगा। वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलेगा सर? इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलेगा। तो वापस से सेम कहानी, ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके y2 के वैल्यूज इस रीजन में से आए। इस रीजन से आने के, इस रीजन से आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि ज्यादा डेंसिटी यहां पे है।
राइट। तो यहाँ पे ज्यादा एरिया है, तो प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ा है तो आप बोल सकते हो कि y की वैल्यू यहां से कुछ तो एक सेलेक्ट होके मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपका y2 फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, ये वैल्यू मुझे सेलेक्ट होके मिला, मतलब ये वैल्यू मुझे सेलेक्ट होके मिला। वैसे आप क्या सोच सकते हैं, आपके x3 वाले पॉइंट के लिए भी आप एक y का वैल्यू मेजरमेंट कर रहे हो, या फिर आप सोच सकते हैं y का एक रैंडमली वैल्यू आप सेलेक्ट करने वाले हो इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो वापस से सेम कहानी, रैंडमली सेलेक्ट करने जाओगे, ज्यादा चांसेस कहाँ के वैल्यूज आने के हैं सर, यहाँ के वैल्यूज आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो आपका फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर y3 का वैल्यू सेलेक्ट हुआ। तो आप क्या बोल रहे हो, ध्यान से सोचिए, आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन है, ये आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन है। ये डेटा सेट बनाने का मतलब क्या था, आपके ऑब्जर्वेशंस आपको पता चल गए। अभी आप क्या करोगे, आपके मशीन लर्निंग के तरीके यूज करके, आपके मशीन लर्निंग के तरीके यूज करके आप क्या करोगे, यहां पे एक लाइन फिट करने की कोशिश करोगे, राइट। आपके इन डेटा पॉइंट्स को बेस्ट फिट होते हुए एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो वही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सोचता हूं कि आपके ये 3 डेटा पॉइंट्स है, बाकी सब इरेज कर दिया, ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर इसी तरह से इग्नोर कर देते हैं सब कुछ। तो आपके ये 3 पॉइंट्स हैं, बाकी सब पिक्चर मैंने इग्नोर कर दिया। अब आप मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करेगा, इसे एक लाइन फिट करने की कोशिश करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये है वो लाइन जो आपने फिट किया है। अब वापस से देखिएगा, आपका ट्रू लाइन का एम और सी का वैल्यू, और आपके जो फिट किया है आपने एस्टिमेटेड लाइन, आप एक तरह से बोल सकते हैं, उसमें एम और सी का वैल्यू अलग अलग होगा, राइट। क्योंकि आपके y के वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की तरह आपने सोचे हैं, रैंडमली सेलेक्ट होकर आपको मिल रहा है ऐसा आपने सोचे हैं। इसलिए बोला जाता है कि ये वैल्यूज और ये वैल्यूज आप कभी नहीं ढूंढ सकते। आप जो भी वैल्यूज ढूंढते हो, आपके डेटा सेट को देखते हुए MNC के वैल्यूज ढूंढते हो, ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, ये ट्रू वैल्यूज है। ट्रू वैल्यूज आपको कभी नहीं मिल सकते, आप हमेशा एस्टिमेशन ढूंढते हो। एम का एस्टिमेशन आपने ये ढूंढा है, सी का एस्टिमेशन आपने ये ढूंढा है, ये ट्रू वैल्यूज नहीं है। ओके, आपके ऑब्जर्व वैल्यू के हिसाब से आपने एक एस्टिमेशन कैलकुलेट किया MNC का। एम के एस्टिमेशन को एम हैट बुला रहा हूं, सी के एस्टिमेशन को सी हैट बुला रहा हूं। तो ये आपका सैंपल किया हुआ डेटा सेट था, ठीक है, आपका पहला सैंपल था, ऐसा सोचिए। मैंने आपको सैंपलिंग करना सिखाया एक तरह से। अब मैं वापस से और एक डेटा सेट बनाना चाहता हूं, वापस से मैं सेकेंड टाइम सैंपलिंग करना चाहता हूं, ऐसा सोचिए। मैं सेकेंड टाइम आपका डेटा सेट बना रहा हूं। ओके, ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो आप सोच सकते हैं कि आपका वापस से सेम प्रोसेस से कुछ तो एक डेटा सेट जनरेट हुआ होगा, पर यहां पे कुछ तो आपको अलग सिनारियो बताया है। सोचिए कि आपका वापस से y1 का वैल्यू इसी रीजन में से कुछ तो सेलेक्ट हुआ, आपका y2 का भी वैल्यू इसी रीजन में से कुछ तो सेलेक्ट हुआ, पर आप y3 के कैलकुलेशन में ना अनलकी थे थोड़े। आप y3 के कैलकुलेशन करने के टाइम कुछ तो अनलकी थे, आपको इस रीजन में से कुछ तो एक वैल्यू मिला है। मिल सकता है, राइट, क्यों नहीं मिल सकता। इस रीजन में भी तो डेफिनेटली कुछ तो एक प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली कम प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करता है, पर यहां के रीजन के भी y के आने के चांसेस तो है ही। तो फॉर एग्जाम्पल आप अनलकी थे, और आपका जो y का मेजरमेंट हुआ थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए, वो आपने ये मेजर किया है, ठीक है। तो इस बार आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है सर, अभी आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन को देखोगे एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर। पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है, थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है। तो इस बार जो आप लाइन फिट करोगे वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा फिट दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि आपका ट्रू रिग्रेशन लाइन और जो आपने एस्टिमेट किया है आपके डेटा सेट को देखते हुए, उसमें बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। ये तो मैं बोल रहा हूं कि ये तो थोड़े ही अनलकी हो आप। क्यों ना वापस से और एक थर्ड डेटा सेट बनाए, वापस से सेम मेजरमेंट करे तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए। मैं बोल रहा हूं कि मैंने तीनों ऑब्जर्वेशंस के लिए वापस से मेजरमेंट किया y1 y2 y3 का, पर आप इतने अनलकी हो कि y1 का मेजरमेंट करने के टाइम भी आपने इस रीजन से एक वैल्यू आपको सेलेक्ट होकर मिला है रैंडमली। आप इतने अनलकी हो कि y2 की वैल्यू भी आप रैंडमली जब सेलेक्ट कर रहे थे आपको इसी रीजन से मिली है। आप इतने अनलकी हो कि थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए भी जब आपने रैंडमली y का वैल्यू सेलेक्ट किया था वो भी आपको इसी रीजन से मिला है, ठीक है। तो आपके इस बार तीन ऑब्जर्वेशन कहां पे हो गए सर, पहला ऑब्जर्वेशन यहां पे होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन यहां पे होगा, तीसरा ऑब्जर्वेशन यहां पे होगा। इस बार जो आप लाइन फिट करोगे वो कहां पे दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा। तो आप समझ सकते हैं, राइट, कि कितना इंपॉर्टेंट है करेक्ट
पैरामीटर्स एस्टिमेट करना, आपके करेक्ट पैरामीटर्स एस्टिमेट करना, तो वो आप कैसे करोगे, वो आपका एक मतलब दिमाग अभी आपको यूज करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम क्या सोच के अपने सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। जैसे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अभी तक मैंने आपको बताया, राइट, कि हो सकता है कि आपके डेटा सेट में ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के कैलकुलेशन के टाइम या फिर मेजरमेंट के टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई आयत ऑब्जर्वेशन है, उसके मेजरमेंट के टाइम हो सकता है कि आप अनलकी रहे, हो सकता है कि आप अनलकी रहे, राइट। तो आपका ट्रेनिंग खराब हो सकता है, उस चक्कर में आपका जो लाइन जो आप फिट करोगे वो भी आप खराब फिट कर सकते हो। तो उसका रेमेडी क्या है? एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए कि इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के टाइम आप अनलकी थे, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कहीं तो यहां पे आया है। तो बाकी सारे ट्रेनिंग डेटा सेट, बाकी सारे ट्रेनिंग के डेटा पॉइंट्स एक पर्टिकुलर ट्रेंड में मुझे दिखाई दे रहे थे, बस ये एक पॉइंट दूर दिखाई दे रहा था। तो होगा क्या कि आपका जो लाइन फिट होके आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, राइट, क्योंकि उसे इस आउटलायर को भी मैच करना है। तो बेस्ट रेमेडी मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को रिमूव कर दीजिए। तो आपको उस एग्जाम्पल का टेक केयर नहीं करना होगा। बाकी जो ऑब्जर्वेशंस जिस ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप एक बेस्ट फिट लाइन बना सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको उस अनलकी डे से बचना है, मतलब आपका जो रैंडम सिलेक्शन हुआ था जो अनलकी था, अगर उससे बचना है, तो उसका बेस्ट रेमेडी मैं आपको बता सकता हूं कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो सोचो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में, मतलब जो सैंपल साइज सोचे हो, वो बड़ा सोचिए, वो बड़ा सोचिए। तो उस चक्कर में अगर आपको एक दो आउटलायर्स भी मिल गए, एक मतलब एक दो जगह आप कुछ अनलकी भी दिखाई दे रहे हो, मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ आउटलायर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ जगह मैं अनलकी हूं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग में जो साइज है सैंपल का वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आप उन्हें रिमूव करने के बारे में भी सोच सकते हो, और आप बाकी ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स को फिट करते हुए एक लाइन बनाने के बारे में सोच सकते हो। ओके। क्योंकि आपका ट्रेनिंग डेटा सेट बड़ा है, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपका ये जो भी लाइन है, क्योंकि मैं इसी लाइन को देख सकता हूं, ये येलो लाइन को तो मैं देख ही नहीं सकता, राइट। ये येलो लाइन को तो मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रू एम और सी के वैल्यूज क्या वो तो मुझे पता ही नहीं होते हैं। तो मैं सिर्फ इस ब्लू लाइन को देख सकता हूं। तो मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का साइज मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस मैंने रखे थे, इसलिए ये जो लाइन है ब्लू जो मैं देख पा रहा हूं, उसी के आसपास कुछ तो मेरा ट्रू रिग्रेशन लाइन होगा। तो अगर आप ये समझना चाहते हो कि आपके एक्चुअल एस्टिमेटेड वैल्यूज क्लोज टू एम है एंड क्लोज टू सी है, अगर ये आप सोचना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट सजेशन क्या होगा? आप ज्यादा बड़े सैंपल साइज के साथ काम करिए, ज्यादा ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के साथ काम करिए। ओके। अब मैं आपको ना इसको ना थोड़ा मतलब प्रेडिक्शन के रेस्पेक्ट में भी बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ट्रेनिंग के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं। ये क्या है सर? आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, पर आपको हमेशा डेटा सेट जब दिया जाता है आप उससे स्प्लिट करते हो, राइट, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में, ये मैंने आपको बताया था। तो मतलब टेस्टिंग डेटा सेट में भी एक्स और वाई के वैल्यूज थे, टेस्टिंग डेटा में भी एक्स और वाई के वैल्यूज थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना x4 x5 इस नाम से बुलाता हूं जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी। इस डेटा पॉइंट को x4 नाम से बुला रहा हूं, इस डेटा पॉइंट को मतलब x के वैल्यू को मैं x5 नाम से बुला रहा हूं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ तो एक y4 वैल्यू दिया गया होगा, y5 वैल्यू दिया गया होगा, राइट। पर आपका जो एजम्पशन है वो तो पूरे डेटा के लिए है, राइट, वो तो पूरे डेटा के लिए है। आपका ट्रेनिंग डेटा सेट में जो y जिस तरह से आपने रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, वैसे ये वाले y भी सेलेक्ट हुए होंगे, तभी तो आप लर्निंग मतलब यहां से जो लर्निंग लिए हो यहां पे भी वो एप्लीकेबल होगा ऐसा सोच रहे हो। आपका जो एजम्पशन है वाई आई गिवन एक्स आई, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विथ मीन एम एक्स आई प्लस सी एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। ये एजम्पशन सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए नहीं है,
आपके उस पूरे डेटा सेट के लिए जो आपको दिया गया था वो तो आपने स्प्लिट किया आपके ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो यहाँ पे भी जो वाई रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही सेलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे भी जो वाई रैंडमली सेलेक्ट होके आपको मिले हैं वो भी इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही मिले हैं। ओके, तो इसलिए जब आपके आप एम हैट को बहुत ही क्लोज टू एम मेजर कर पाओगे, आपके सी हैट को बहुत ही क्लोज टू सी एस्टिमेट कर पाओगे, तो आप क्या सोच सकते हैं आपके प्रेडिक्शंस भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, राइट। आप समझने की कोशिश करिए, अगर आपने इस एम हैट को बहुत ही क्लोज टू एम मतलब एस्टिमेट कर लिया और आपके सी हैट को बहुत ही क्लोज टू सी एस्टिमेट कर लिया, तो होगा क्या, वो बेनिफिट आपको आपके टेस्टिंग डेटा सेट के टाइम भी मिलने वाला है। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपके टेस्टिंग डेटा सेट के टाइम भी आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे वो इस येलो लाइन के पास ही दिखाई देंगे, राइट, ज्यादातर ऑब्जर्वेशंस। तो वो ब्लू लाइन से मैं ज्यादा अच्छा प्रेडिक्शन ले पाऊंगा, राइट, क्योंकि मेरा मानना क्या है कि मेरा ब्लू लाइन और येलो लाइन क्लोज टू ईच अदर होगा। ठीक है, तो अगर आप आपके एम हैट को बहुत ही क्लोज टू एम एस्टिमेट कर पाते हो, इस सी हैट को इस एक्चुअल सी वैल्यू के क्लोज एस्टिमेट कर पाते हो, तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली अनसीन डेटा पे मिलने वाला है, मतलब आपके टेस्टिंग डेटा पे आपको मिलने वाला है। तो इस एम हैट को और सी हैट को प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करते हैं। उस मेथड का नाम क्या है सर? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग के ऊपर से जाता है पूरा का पूरा टेक्निक। ओके, इसका मैं आपको पूरा इंट्यूशन दूंगा, इसे मैथमेटिकली पूरा डिराइव करने में नहीं चाहूंगा, पर वो इंट्यूशन अगर मैं आपको दे दिया तो आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको विजुअलाइजेशन दूंगा। अभी मैं आपके सामने ना एक हाई लेवल या फिर टॉप लेवल व्यू देता हूं, एक टॉप लेवल व्यू देता हूं कि आपके मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में एक्चुअली होने क्या वाला है, उसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आप क्या सोचते हो आपका ये जो डेटा सेट बना है, आपका ये जो डेटा सेट बना है उसमें ये एम और सी वैल्यूज का अपना एक मेजर रोल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? सोचिए, यहाँ पे कुछ तो एम का वैल्यू और यहाँ पे कुछ तो सी का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे कुछ तो ऐसा एम का वैल्यू और सी का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ये फिक्स है। हो सकता है कि आपको पता नहीं है, आप बोल सकते हो, पर क्या है सर ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर आपने क्या किया था इस डेटा सेट को बनाने के लिए? वाई आई गिवन एक्स आई, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रैंडम सिलेक्शन किए थे, राइट, रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट किए थे, ऐसा आपका मानना है। ओके, जहां पे इसका मीन क्या होता है सर? वो एम पे डिपेंड होता है, सी पे डिपेंड होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एम पे डिपेंड होता है, सी पे डिपेंड होता है। बाकी का इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, एक्स आई प्लस सी, और यहाँ पे अपना उसका कुछ तो एक वेरिएंस भी होता है। ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि आपको वेरिएंस का भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, पर एग्जिस्ट करता है, कुछ तो एक कांस्टेंट वेरिएंस एग्जिस्ट करता है, ऐसा आपने माना था। और आपका हर वाई आई जो आपके टेबल में लिख के आपको बताया गया, आपके डेटा सेट में, ट्रेनिंग डेटा सेट में भी, टेस्टिंग डेटा सेट में भी, आपका ऐसा मानना है कि वो इस एजम्पशन के हिसाब से बना है, वो इस एजम्पशन के हिसाब से यहाँ पे आपके सारे वाई के वैल्यूज हैं आपके डेटा सेट में। आप समझ रहे हो आपका एजम्पशन कैसा शुरू होता है? आपके पास जो भी आपके पास डेटा सेट में वैल्यूज हैं वाई के, हर एक एक्स के लिए, हर एक एक्स के लिए, वो कैसे बने हैं? आपको मानना होगा कि कुछ तो एम का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, कुछ तो सी का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, कुछ तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू एग्जिस्ट करता है। वो क्या बनते हैं? वो क्या बनते हैं? ये पैरामीटर्स बनते हैं। किसके पैरामीटर्स बन रहे हैं सर? ये इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स बन रहे हैं, राइट। किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता है? उसका मीन होता है, वेरिएंस होता है। मीन किसके हेल्प से बना है? एम के हेल्प से, सी के हेल्प से। वेरिएंस किसके हेल्प से बना है? सिग्मा स्क्वायर के हेल्प से। ये एक्सआई का इंफॉर्मेशन तो मुझे पहले से ही दिया गया होता है, ऐसा मैं सोच रहा हूं, राइट। तो मेरा यहाँ पे जो भी वाई आई के वैल्यूज हैं वो रैंडमली सेलेक्ट होके मिलने के लिए कौन से पैरामीटर्स का वहां पे, मतलब मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन है, एम के वैल्यू का, सी के वैल्यू का, सिग्मा स्क्वायर के वैल्यू का।
तो इस तरह से आपका डेटा सेट बना होता है। ओके, तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि आपके पास आपका एक डेटा सेट बनकर मिलता है, ऐसा आप सोचते हो। पर ये कहानी तो आपके सामने बताई नहीं जाती कभी भी। आपके सामने तो हमेशा कहानी डेटा सेट वाली बताई जाती है कि ये लो आपका डेटा है, अभी आप आपका कहानी शुरू करो। तो आपका काम होता है इस डेटा सेट को देखते हुए बताना कि एम क्या होगा, सी क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर क्या होगा। पर ये एग्जैक्टली तो आप बता नहीं पाओगे, इसलिए आप इसे हैट से बताना प्रेफर करते हो। क्यों? ये इंडिकेशन करते हुए कि मुझे एक्चुअल एम का वैल्यू तो नहीं पता, सी का वैल्यू तो नहीं पता, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअल तो मुझे नहीं पता, ना मैं कभी पता कर सकता हूं, वो कुछ तो एक फिक्स है, वो सिर्फ भगवान को पता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने डेटा सेट को देखते हुए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पैरामीटर्स के वैल्यूज क्या रहे होंगे। ठीक है, आप क्या ढूंढने की कोशिश करते हो सर? आप इन्हें फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हो आपके मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में। आपका काम क्या होता है? इन चीजों को फाइंड करना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में। ओके, पर ये सब कहानी ढूंढने के लिए ना बैकग्राउंड में आप एक और चीज मान के चलते हो, एक और चीज मान के चलते हो। वो क्या है पता है? आप मान के चलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जब y1 का वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट हुआ होगा, आप क्या मान के चलोगे पता है? ठीक है, यहां पे जब आपको फॉर एग्जांपल आपके गिवन x1 के लिए y1 वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट होके मिला होगा, तो आपने क्या मानना होगा पता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 सोचिए, यहाँ पे मैं y1 x1 ये सब लिखता हूं, यहाँ पे y1 x1 x1। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये y1 रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट होके आपको कैसा मिला होगा? गिवन दिस x1, ये y1 रैंडम वैल्यू कैसे सेलेक्ट होके मिला होगा? इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी है उस रीजन से सेलेक्ट होके मिला होगा, ऐसा मैं सोचने की कोशिश करता हूं। समझ रहे हो? उसके टेल वाले रीजन से y1 वैल्यू सेलेक्ट होके मिला होगा, ऐसा मैं नहीं सोच सकता। ये तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुझे मान के चलना होगा कि मेरे y1 का वैल्यू इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मैक्सिमम डेंसिटी वाले रीजन से कुछ तो सिलेक्ट होके मुझे मिला था। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो। वैसे ही आप जब आप क्या करोगे सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए, आपके सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल x2 का इंफॉर्मेशन गिवन है, आपके x2 का वैल्यू गिवन है तो यहां पे आप रख दिए। अभी आप सोच रहे हो कि y2 का वैल्यू मुझे कैसे मिला होगा, तो आप सोच रहे हो y2 का वैल्यू एक रैंडम सेलेक्ट होकर आपको मिला है इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और कौन से रीजन से? इस डिस्ट्रीब्यूशन के मैक्सिमम डेंसिटी जहां पे है उस रीजन से सेलेक्ट होकर मुझे मिला था ये y2, ऐसा मुझे सोचना है। ओके, उस फिलॉसफी के साथ आप आपके एम हैट सी हैट और इस सिग्मा स्क्वायर हैट को ढूंढने की कोशिश करोगे। ये मैं आपको अभी पिक्चोरिकली बताने की कोशिश करता हूं, अब ज्यादा समझ में आएगा। तो सोचते हैं सबसे पहले आपका डेटा सेट कैसे बना होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक्चुअली दो दो प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, एक तरह से आप समझिए इसे ये प्रोसेस 1 है। फिर मैं आपको प्रोसेस 2 इमेजिन करने बोलूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस 1 इमेजिन करने बोलूंगा, फिर प्रोसेस 2 इमेजिन करने बोलूंगा कि एम हैट सी हैट क्या होना चाहिए, सोचिए। ओके, चलिए सोचते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रोसेस 1 पे ध्यान दे रहा हूं, प्रोसेस 1 पे ध्यान दे रहा हूं कि इस डायरेक्शन में सोचते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर y1 कैसे रैंडमली सेलेक्ट होके मिला होगा। तो मैं सोच रहा हूं कि x1 का इंफॉर्मेशन गिवन है, x1 का इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, मुझे सोचना है कि y1 कैसे मिला होगा। तो मैं सोच रहा हूं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के मैक्सिमम डेंसिटी सेलेक्ट होके मिला होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है सर? ये है, कुछ तो कांस्टेंट वेरिएंस है, वेरिएंस को अभी के लिए इग्नोर करें, कुछ तो कांस्टेंट वेरिएंस है। तो मुझे क्या सोचना है, मेरा y1 कहां से सेलेक्ट होके मिला है सर? मुझे मैक्सिमम डेंसिटी वाले रीजन से सेलेक्ट होके मुझे मिला है, मैक्सिमम डेंसिटी वाले रीजन से सेलेक्ट होके मुझे कुछ तो मिला है मेरा y1, ऐसा मुझे सोचना है। ओके, तो आपका प्रोसेस 1 आपने इमेजिन कर लिया। एक काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को ना, मतलब इस जगह को एक्चुअली ऐसा मार्क करके रखते हैं थोड़ा कि इस जगह के आसपास आपका y1 सेलेक्ट होके मिला है, ऐसा आप सोचते हैं। मतलब
मतलब y1 एक फाइनली एक एक्सिस पे मार्क कर सकते हैं, राइट? आपका y1 का जो वैल्यू है एक एक्सिस पे तो मैं मार्क कर सकता हूँ, राइट? अगर y1 का एक एक्सिस बनाऊं तो एक एक्सिस पे मैं उसे एक मार्क करके रख सकता हूं, तो मैं फॉर एग्जांपल वो मार्किंग करके रख देता हूं। ओके, तो आपका प्रोसेस 1 हो गया है सर। अभी आपको सोचना है प्रोसेस 2 के हिसाब से कि m हैट क्या होना चाहिए, c हैट क्या होना चाहिए। ओके, और डेफिनेटली इस वेरिएंस का भी क्या एस्टिमेट होना चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तो एक m हैट और c हैट सोचा हूं गिवन दिस x1, क्योंकि x1 का इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन सोचना है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूं। ओके, और पहले से ही आपने ये y1 का वैल्यू नीचे के लिए भी मार्क करके रखा था, तो ये y1 का जो वैल्यू है ना इस एक्सिस में यहां पे अलाई करता है। और जो आपने m हैट c हैट सोचा है उस हिसाब से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो उसका मीन यहां पे लाई करता है। अब मुझे बताइए ये पर्टिकुलर y1 इस रीजन से आया होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, इसके कितने चांसेस है? तो आप बोलोगे बहुत कम चांसेस है, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जहां पे मैक्सिमम पीक होता है वहीं के वैल्यूज ज्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्ट होके मिलने के। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपका ये y1 रैंडम वैल्यू सिलेक्ट होके मुझे मिला होगा, ऐसा मैं सोच नहीं सकता। आप क्या सोच रहे हैं देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसा सोच सकते हैं क्या कि इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपका y1 रैंडम वैल्यू सेलेक्ट होकर आपको मिला था? ऐसा सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते, क्योंकि हमेशा आपका मानना क्या होता है, जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी है उस रीजन से मेरा y1 के सेलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस है रैंडमली। पर आप क्या देख पा रहे हो, आपका ये y1 वैल्यू इस रीजन में लाई करता है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सोचा है वो नहीं करेक्ट सोचा है। तो आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन क्या करेगा? आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन आप बोल सकते हो इस मीन को ना अप्रोप्रिएटली यहां पे थोड़ा यहां पे थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे एम हैट और सी हैट के वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करेगा जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंसिटी ज्यादा आपको करा सके। आप समझ रहे हो, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप यहां पे सरकाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली आप एम हैट एंड सी हैट के वैल्यूज एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो सोचिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के पास ना ऐसा एक स्लाइडर है, ऐसा एक स्लाइडर है। एम हैट के लिए एक स्लाइडर है, सी हैट के लिए एक स्लाइडर है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस स्लाइडर को ऐसा यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हो, यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हो। इस सी हैट के भी वैल्यूज ऐसा इस स्लाइडर के हिसाब से ऐसे, मतलब इसे यहाँ पे ऐसे ऐसे इस लाइन पे ऐसे ऐसे घुमा सकते हो। वैसे इस पॉइंट को भी यहाँ पे इस तरह से ऐसे घुमा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे वहां पे ऐसा घूमते हुए आपको दिखाई देगा। तो उससे क्या होने वाला है, उससे क्या होने वाला है, आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन शायद से जब यहाँ पे आएगा वैसे पर्टिकुलर एम हैट और सी हैट के वैल्यूज आप सेलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हो। पर क्या है, पर ये क्या सिर्फ आप एक ही डेटा पॉइंट के लिए सेलेक्ट करना चाहते हो, एम हैट एंड सी हैट? नहीं, इनफैक्ट सेकंड डेटा पॉइंट के लिए भी तो मैटर करता है। तो वापस से सोचते हैं, वापस से सोचते हैं कि आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट में होगा ना वहां पे y2 वैल्यू कैसे सेलेक्ट हुआ होगा। वापस मैं प्रोसेस 1 आपको इमेजिन करने बोल रहा हूं, फिर तो प्रोसेस 2 के बारे में सोच सकते हैं। तो प्रोसेस 1 क्या होगा, आपका y2 वैल्यू इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सेलेक्ट हुआ होगा। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आप देख सकते हो क्या होगा, mx2 प्लस सी, mx2 प्लस सी। ये क्या सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा सर, y2 वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। वापस से आपका एजम्पशन क्या होगा, मेरा एजम्पशन होगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के मैक्सिमम डेंसिटी वाले जगह से मेरा y2 कुछ तो मुझे रैंडमली सिलेक्ट होके मिला होगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो आप क्या करोगे अपने तरफ से, अभी आपका प्रोसेस 2 शुरू, अभी आपका प्रोसेस 2 शुरू। प्रोसेस 2 में आप क्या सोचते हो, एम हैट क्या होगा, सी हैट क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ तो एम हैट एंड सी हैट सोच लिया, ठीक है, कुछ तो एम हैट एंड सी हैट सोच लिया, उस हिसाब से सोचिए। अब मुझे बताइए आप क्या बोल रहे हो कि आपका y1 ये सॉरी y2 वाला पॉइंट यहां पे है कहीं। तो आपको सोचना है क्या एम हैट सी हैट ये सही वैल्यूज हो सकते हैं क्या, ये सोचने के लिए
कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये पर्टिकुलर रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट होके मुझे मिला होगा, इस रीजन से रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट होके मिला होगा, ऐसा सोच सकते हो क्या? आप खुद मानोगे कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैक्सिमम चांसेस थे कि यहां का कोई तो एक वैल्यू सेलेक्ट होना होना चाहिए था। पर अगर आप बोल रहे हो कि इस जगह का कोई तो एक वैल्यू सेलेक्ट होके मुझे मिला है मेरे ट्रेनिंग डेटा में, मेरे ट्रेनिंग डेटा में, तो कहीं ना कहीं आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपने सोचा वो करेक्ट नहीं है। मतलब आपका ये एम हैट सी हैट का वैल्यू जो आपने सोचा है वो करेक्ट नहीं है। वापस से आप क्या करोगे, आपके एम हैट के वैल्यूज को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, सी हैट के वैल्यूज को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, इस तरह से कि ऐसा कोई तो एम हैट सी हैट आप चूज करोगे जो यहां पे पिक करता हो, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे पिक करता हो, ऐसा एम हैट और सी हैट के वैल्यूज आप ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, पर वापस से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये सिर्फ आप पहले ऑब्जर्वेशन के लिए अलग करते हो, दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए अलग करते हो, ऐसा नहीं है। एक साथ ये सब कुछ होता है। ठीक है, ये सब कुछ एक साथ होता है। ओके, तो देखिए मैं यहां पे आपको क्या बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करेगा थोड़ी देर। आपका वाई आई गिवन एक्स आई, आप क्या सोचते हो सर, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से रैंडमली सेलेक्ट होकर आपको मिला होगा। ओके, जहां पे पैरामीटर्स, मतलब ये मीन किस पे डिपेंडेंट होता है सर, आपके एम के ट्रू वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है, सी के ट्रू वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। उसका वेरिएंस किस पे डिपेंडेंट होता है सर, कोई कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, तो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में, आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में आप सोच सकते हो कि x1 का कोई वैल्यू पे y1 आपको सेलेक्ट होके मिला है इसी एजम्पशन के हिसाब से, और आपके x2 के गिवन वैल्यू पे आपको y2 वैल्यू सेलेक्ट होके मिला है इसी एजम्पशन के हिसाब से। वैसे ही आपके nth ऑब्जर्वेशन के लिए जब x का वैल्यू xn था, तो yn भी आपको उसी एजम्पशन के हिसाब से सेलेक्ट होके मिला था। ओके, ये क्या है सर, ये प्रोसेस वन आपने इमेजिन किया है, ये आपने अभी प्रोसेस वन इमेजिन किया है। अब प्रोसेस टू क्या है, सोचिए प्रोसेस टू क्या है। प्रोसेस टू में आप सोचते हो कि आपको एम हैट ढूंढना होता है, सी हैट ढूंढना होता है, सिग्मा स्क्वायर हैट ढूंढना होता है। ठीक है, ऐसा ढूंढना होता है कि ऐसा लगे कि ये रैंडमली सिलेक्ट होके जो वैल्यू मिला है इसी डेंसिटी से मिला है, ऐसा सोचना है मुझे। ऐसा डेंसिटी यहां पे सोचना है, मतलब उसका मीन और वेरिएंस सोचना है कि ये वाला पॉइंट भी इसी डेंसिटी से सेलेक्ट होके आया होगा, ऐसा मुझे लगे। वैसे ही आपके सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस में जो y के वैल्यूज हैं इसी डेंसिटी के रैंडमली सेलेक्ट होके आपको मिले थे, ऐसे आपको लगे, ऐसा आपका एम हैट सी हैट और आपका ये वेरिएंस आपको ढूंढना होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आया था, मतलब कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका डेटा बना था, ये सोचने की कोशिश कर रहे हो, और उसे ही आप एस्टिमेशन बुला रहे हो। क्यों? क्योंकि देखने की कोशिश करिए, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है सर, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट? ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किससे बनता है सर, उसके पैरामीटर्स से बनता है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स कौन से है सर, ये पैरामीटर है और ये पैरामीटर है। और आप क्या कर रहे हो, इन पैरामीटर्स को ही तो एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप सोच रहे हो कि ये पैरामीटर्स क्या होने चाहिए कि ऐसा लगे कि ये जो डेटा सेट है इसी डिस्ट्रीब्यूशन से निकला था, इसी डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडमली सेलेक्ट होके आपको यहां पे सारे वाई के वैल्यूज मिले थे। ओके, ओके, तो मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूं, जैसे कि अभी एक चीज आपको बता दूं सबसे पहले, आप पीडीएफ आपके प्रोबेबिलिटी वाले लेक्चर्स में देखे होंगे कि मैं एफ से इंडिकेट करना पसंद करता हूं। ठीक है, पर आप मशीन लर्निंग में ज्यादातर देखोगे वो एफ पी ऐसे अलग अलग लेटर्स नहीं यूज करते हैं, वो स्मॉल एफ के जगह स्मॉल पी लेटर यूज कर लेते हैं बस। ओके, तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे ना एक रैंडम वेरिएबल है वाई आई गिवन एक्स आई, ये क्या है सर, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, राइट? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, मतलब एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, आपको सोचना होगा। तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है कि मुझे एक पीडीएफ की जरूरत है, एक पीडीएफ की जरूरत है, तो मैं उसे एफ से इंडिकेट नहीं करने वाला हूं, मैं उसे स्मॉल पी से इंडिकेट करने वाला हूं। आपके पीडीएफ को स्मॉल पी से इंडिकेट करने वाला हूं। तो y1 गिवन x1 का जो पीडीएफ है उसे मैं ऐसे लिखा हूं,
y2 गिवन x2 का जो पीडीएफ है उसे मैं यहां पे लिखा हूं, y3 गिवन x3 का जो पीडीएफ है उसे मैं यहां पे लिखा हूं, वैसे ही आपके yn गिवन xn का जो पीडीएफ है उसे मैं यहां पे लिखा हूं। ठीक है, ये पीडीएफ है फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये पीडीएफ है फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये पीडीएफ है फॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये पीडीएफ है फॉर nth ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे सेमी कॉलम है, ये क्या इंडिकेट करता है सर? ये पीडीएफ के पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर भी आप बहुत बार लिखते हुए देख सकते हो, कॉमा करके सिग्मा स्क्वायर। अभी के लिए मैंने उसे इग्नोर किया है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर का कहानी बाद में शुरू होता है। ओके, तो आप क्या करना चाहते हो? ऐसा एम हैट यहाँ पे सोचना चाहते हो, ऐसा सी हैट यहाँ पे सोचना चाहते हो। मतलब जब मैं एम हैट यहाँ पे सोचना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ऐसा एम हैट आप यहां पे सोचना चाहते हो, ऐसा सी हैट आप यहां पे सोचना चाहते हो, जो इस डेंसिटी को भी मैक्सिमम वैल्यू दे सके, इस डेंसिटी को भी मैक्सिमम वैल्यू दे सके, इस डेंसिटी का भी मैक्सिमम वैल्यू दे सके, इस डेंसिटी का भी मैक्सिमम वैल्यू दे सके। तो ओवरऑल डेटा आपके इस एम हैट सी हैट से बना था, ऐसा मैं सोच सकता हूं। आपके इन पैरामीटर से बना था, ऐसा मैं सोच सकता हूं फिर। ओके, तो इसे लिखने का एक तरीका है। आप क्या करिए, आपके पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इनटू पीडीएफ ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, ऐसे आपके पास जितने ऑब्जर्वेशंस हैं उन सारे पीडीएफ्स को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इनफैक्ट ये मैं आपको इंट्यूटिवली बता रहा हूं डायरेक्टली, पर ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से बाद में स्प्लिट होके ऐसे मिलता है, इंडिपेंडेंस एजम्पशन लेने के बाद। पर वो स्टेप मैं अभी ऑमिट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इस लेक्चर में नहीं रखना चाहता, थोड़ा इंट्यूटिव रखना चाहता हूं डिस्कशन। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर यहां पे मल्टीप्लीकेशन के जगह प्लस होता, मल्टीप्लीकेशन जगह यहां पे प्लस होता, तो आप इसे कैसे लिखते? आप इसे ऐसे लिख सकते थे, समेशन आई इक्वल टू 1 टू n p ऑफ वाई आई गिवन एक्स आई सेमी कॉलम m कॉमा सी। आपके इस पूरे पार्ट को अगर यहां पे प्लस होता तो आप ऐसे लिख पाते थे, पर अभी क्योंकि वहां पे मल्टीप्लीकेशन है, आपको सिंपली क्या करना है सर? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एक मिनट, यहाँ पे सब मल्टीप्लीकेशन वाला चीज है, तो आपको क्या करना है, इस समेशन के जगह इस मल्टीप्लीकेशन वाले सिंबल का यूज करना है। ओके, बस इतना सा फर्क है। ओके, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ये यूज करते हैं, समेशन के लिए वो हम क्या करते हैं, जब हमें एडिशन दिखाई दे तब हम ये पर्टिकुलर सिंबल यूज करते हैं, जब मल्टीप्लीकेशन दिखाई दे तब हम ये सिंबल यूज करते हैं। ओके, बस नोटेशन है एक तरह से। ओके, ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, आप इस पार्ट को ना आप लॉग के अंदर लिखना चाहते हो। इसका मैं छोटा सा आपको एक ट्यूटोरियल दे देता हूं, ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है, ये कौन से एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू आता है ये आप ढूंढना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे सर? इस पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, राइट? एफ ऑफ एक्स कौन से एक्स वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये आप ढूंढ सकते हो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके। मैं बोल रहा हूं कि आप सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अगर आप log ऑफ एफ एक्स कौन से x पे मैक्सिमम वैल्यू आता है, अगर आप ये ढूंढ पाए। जो x का वैल्यू यहां पे आपको मिलने वाला था, वही x का वैल्यू इस प्रॉब्लम से भी आपको मिलेगा। तो बहुत बार हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में लॉग के अंदर लेना प्रिफर करते हैं, उसका बेसिक यूज अभी आप थोड़ी देर में समझोगे। मैं इसे लिख लेता हूं सबसे पहले, आर्क मैक्स ऑफ m कॉमा सी। मैंने क्या बोला था? आपके इस पार्ट को मुझे लॉग के अंदर लेना है, log ऑफ पाई आई इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे ये क्या है सर? आपका पीडीएफ है, वाई आई गिवन एक्स आई सेमी कॉलम m कॉमा सी। ओके, ओके, तो अभी इस पार्ट को आपको कैसे देखना है अभी वो भी मुझे बताना है। यहाँ पे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये थोड़ा बोरिंग है पर बता देता हूँ। लॉग ऑफ, अगर मुझे कोई पूछे आई इक्वल टू 1 टू 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ए आई, ये कैसा दिखाई देगा? तो मैं बोलूंगा सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करिए, a1 इंटू a2 है अंदर, राइट?
ये क्या है, प्रोडक्ट करने के लिए आप यूज करते हो, राइट? मतलब A1 पहले होगा, बाद में ये है तो इनटू भी होगा, और बाद में A2, आई की जगह 2 सोच लिया आपने। इसे आप फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? लॉग ऑफ A1 प्लस लॉग ऑफ A2, ऐसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे अभी आप समेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to 2 लॉग ऑफ AI, राइट? तो एक तरह से मैं क्या देख सकता हूं, ये वाला पार्ट बाहर आके समेशन बन गया, ऐसा मैं सोच सकता हूं, और अंदर सिर्फ AI बचा, ऐसा सोच सकता हूं। ठीक है, तो वैसे ही आप क्या सोचोगे, ये वाला पार्ट लॉग के बाहर आने वाला है और समेशन बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट लॉग के बाहर आएगा और सिर्फ समेशन बन जाएगा, ऐसा मैं सोच सकता हूं, आई इक्वल टू 1 to n। ओके, ये सेम सिंप्लीफिकेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है। ओके, मैंने सेम सिंप्लीफिकेशन यहां पे लिखा हुआ है। अब इस पार्ट को मैं एज इट इज यहां पे लिख लेता हूं। मैं अगर आपको पूछूं ये क्या है, ये पीडीएफ है, राइट? फाइनली ये पीडीएफ है। ये क्या है सर? आपका पीडीएफ है। पीडीएफ किसका है सर? वाई आई गिवन एक्स आई, जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सोचे थे उसका पीडीएफ है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। तो उसका पीडीएफ कैसा होता है? 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। रैंडम वैल्यू कौन सा है सर? रैंडम वेरिएबल ये है, तो यहाँ पे मैंने वाई आई लिख दिया। ओके, उसका मीन क्या होता है सर उस पीडीएफ का? अगर आप देखोगे उसके पीडीएफ का मीन क्या था, MXI प्लस C, राइट? और यहाँ पे उसका वेरिएंस क्या था सर? सिग्मा स्क्वायर था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन से सब्सट्रैक्ट किया है, फिर इस होल क्वांटिटी को आपने स्क्वायर किया है, और यहाँ पे माइनस साइन होता है, डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि ये पार्ट भी आप समझ पाए। तो आप आपके इस पूरे पी के जगह जब मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो होगा क्या, देखिए। ठीक है, सबसे पहले ना इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे लॉग लोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये पूरा पार्ट लॉग के अंदर आएगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा सर? लॉग ऑफ 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। ओके, प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो लॉग क्या करेगा, उसे स्प्लिट करके दोनों जगह लॉग देगा। लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल रेस टू वाई आई माइनस MXI प्लस C द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ओके, अब आप सोचिए इस पूरे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में ये वाला पार्ट तो M और C पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ये कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो आपके इस पार्ट को आप इक्विवेलेंटली ये सोच सकते हैं, आप इक्विवेलेंटली ये सोच सकते हैं। इनफैक्ट ये भी सिंप्लीफाई होने वाला है आगे, ये भी सिंप्लीफाई होने वाला है आगे, क्योंकि log e टू द पावर है, राइट? तो पावर के टर्म्स को पहले लिख सकते हो, बाद में यहाँ पे बचा हुआ log ही यहाँ पे ऐसे कैसे लिख सकते हो, राइट? जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, पावर वाला जो पार्ट है एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाई आई माइनस MXI प्लस C। इसका क्या करना है सर? मुझे स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचेगा सर? सिंपली आपका लॉग ई बचेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि आपने नेचुरल लॉग सोचा था, तो लॉग ही क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो आपका ये पार्ट सिंप्लीफाई होकर सिंपली ये बनने वाला है। यहाँ पे माइनस साइन भी है, राइट? क्योंकि एक्सपोनेंशियल में माइनस साइन भी था। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ये सबमेशन भी नीचे आएगा, ये सबमेशन गायब थोड़ी हो सकता है अचानक से, ये सबमेशन भी नीचे आएगा, आई इक्वल टू 1 to n। ओके, यहाँ पे भी सबमेशन लिख लेता हूँ, आई इक्वल टू 1 to n। ओके, मैं अभी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? आई इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक माइनस साइन था, उसे मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने सोचा यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की जगह अब मैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा सोच सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन था तो आप मैक्सिमाइज कर रहे थे, राइट? इस माइनस साइन के साथ आप मैक्सिमाइज करने वाले थे इस पार्ट को, तो मैं
साइन का चेंज कर देता हूं और सोचता हूं इस पार्ट को भी मुझे मिनिमाइज करते हुए एमएनसी को ढूंढना है। ये आप कर सकते हैं। ओके, एक मिनट, यहाँ पे भी समेशन है, यहाँ पे भी समेशन है। अब इस पूरे पार्ट में अगर आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट है वो तो एम और सी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आप एमएनसी के कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड हो तो उसे मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी समेशन वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली, आप इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए आपके एमएनसी को ढूंढ रहे हो, ऐसा आप बोल रहे हो। ओके, तो अभी तक आपने क्या देखा है, मुझे इस पार्ट को मिनिमाइज करते हुए मेरे एमएनसी के वैल्यूज मुझे मिलेंगे, और वही मेरे पैरामीटर्स हो गए, मेरे डेटा सेट के हिसाब से मुझे समझना है। पर ये क्या है, जैसे आप आपका कॉस्ट फंक्शन याद करिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सम ऑफ स्क्वायर एरर, अगर आप कॉस्ट फंक्शन सोचते हैं तो उस केस में आपका कॉस्ट फंक्शन कैसा होता, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्चुअल वैल्यूज फॉर ith ऑब्जर्वेशन माइनस प्रेडिक्शन, राइट। तो प्रेडिक्शन के लिए क्या यूज करते हो, mx प्लस सी। आपको क्या करना होता है सर, इसका कंप्लीट स्क्वायर करना होता है, और यहाँ पे मैं ith ऑब्जर्वेशन के लिए भी ऐड कर देता हूँ सुपरस्क्रिप्ट। तो ये होता था राइट आपका कॉस्ट फंक्शन अभी तक। इसे ही मिनिमाइज करते हुए आपके ऑप्टिमल पैरामीटर्स आप ढूंढते थे। वही सेम चीज आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन आपको बता रहा है। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने अपने एरर को फॉर ईच ऑब्जर्वेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा ऐसा समझा, जिसका मीन 0 है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर कोई तो एक कांस्टेंट है। ये एरर हर ऑब्जर्वेशन में इंडिपेंडेंटली ऐड हो रहा है, ठीक है, और हर ऑब्जर्वेशन में आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब आपका हर आयत ऑब्जर्वेशन में ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आपका एरर आएगा, ठीक है, पर इंडिपेंडेंट है हर ऑब्जर्वेशन के लिए एरर। तो मैं बोल सकता हूं कि आपका एरर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मैंने ये एजम्पशन लिया तब मैंने देखा, क्या देखा सर आपने, आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन भी आपको बोलता है कि आप आपके कॉस्ट फंक्शन जो आपने डिसाइड किया था, आपने जो यहां पे आपका कॉस्ट फंक्शन डिसाइड किया था सम ऑफ स्क्वायर एरर, ठीक है, उसे मिनिमाइज करते हुए आपके एमएनसी के वैल्यूज पता करिए। ये क्या है सर, आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर कॉस्ट फंक्शन ही तो है। तो जब मैंने ये एजम्पशन लिया तब मेरा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन भी मुझे सेम कॉस्ट फंक्शन को ही मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है। ओके, पर इस एजम्पशन से क्या आप बताने की कोशिश कर रहे हो आपके डेटा सेट के रिस्पेक्ट में, वो सोचिए, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि ये सब इरेज कर देता हूं मैं और सिर्फ एरर वाला पार्ट रखता हूं। आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में जो एरर ऐड हो रहा है वो कैसा ऐड हो रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, जिसका मीन होगा 0 और उसका वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्लॉट को ना सबसे पहले बना लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिकल कर्व होता है, राइट, और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है सर, 0 है। तो आपका आप क्या सोचे थे, हर एक वाई आई का वैल्यू आपको कैसे मिला होगा, एम एक्स आई प्लस सी प्लस दिस एरर टर्म फॉर ईच आयत ऑब्जर्वेशन। जहां पे आप सोच रहे हो कि ये एरर एक रैंडम वैल्यू होने वाला है, पर जब भी आप इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 सोचते हो तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम टाइम्स जब आपका एरर आप एक रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करोगे, उसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो इसी रीजन में से सेलेक्ट होके आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, सोच रहे हो, पता है कि चांसेस क्या है कि आपके जो एरर ऐड हो रहे हैं, आपके जो एरर ऐड हो रहे हैं वो स्मॉल इन मैग्नीट्यूड है। आप समझ पा रहे हो क्या, वो 0 के पास वाले रीजन में से कोई तो एक वैल्यू आपका यहाँ पे एज अ एरर ऐड होने वाला है आपके हर एक वाई आई के कैलकुलेशन में। आपके डेटा सेट में जितने भी वाई आई है, हर ऑब्जर्वेशन के लिए एक लेबल है, राइट, उसमें सिर्फ छोटा सा एरर कुछ तो ऐड हुआ है, ये बताने की आप कोशिश कर रहे हो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल कर्व होता है, सिमेट्रिकल कर्व जिसका मीन आपने बता दिया 0 पे ही है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो एरर के होंगे इस रीजन से ही आएंगे। तो इस वजह से
अनलकी होने के चांसेस कम हो गए हैं एक तरह से। इस वजह से आपके डेटा सेट में अनलकी होने के चांसेस कम हो गए, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आउटलायर्स मिलने के चांसेस कम है। आउटलायर मिलने के चांसेस आर लेस। ओके, मिल सकते हैं क्योंकि आपका ये एरर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, राइट। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकता है, पर मैक्सिमम चांसेस किस रीजन में से रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट होने के हैं? इस रीजन में से, राइट, क्योंकि यहां पे ज्यादा डेंसिटी है। ओके, तो आउटलायर मिलने के चांसेस कम है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। ओके, तो कई बार हम ऐसा एजम्पशन लिख के डेटा सेट हमारा बना है, ऐसा सोच के काम करना प्रिफर करते हैं। पर अगर आप मुझे बोलोगे आप आपका वो डायरेक्टली एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली आपका ये एक्स ट्रांसपोज एक्स थीटा हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई, डायरेक्टली इस मेथड से भी आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे, जो कुछ भी आपका आंसर है वही आपके पैरामीटर्स है, वही आपके पैरामीटर्स है। पर इन केस अगर आपका जो एरर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, और हो सकता है कि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके वजह से आउटलायर मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो उस केस में आपके पैरामीटर्स उतने अच्छे एस्टिमेशन नहीं होंगे ऑफ ट्रू वैल्यूज, राइट। आपके इन थीटा वेक्टर में क्या होता है सर? थीटा हैट में क्या होता है? आपके एम हैट की वैल्यू होती है और आपके सी हैट की वैल्यू होती है। तो मैं बोल रहा हूं अगर आपका फॉर एग्जाम्पल वो एरर वेक्टर, मैं बोल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल वो एरर जो रैंडम वेरिएबल है वो कोई अननोन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, कोई अननोन डिस्ट्रीब्यूशन से आता है, समझिए कि वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली स्क्यूड है, उसका भी मीन जीरो ही है, उसका भी वेरिएंस कोई तो कांस्टेंट ही है, पर नेगेटिवली स्क्यूड है। तो उस केस में हो सकता है कि आपका डेटा सेट में आउटलायर्स ज्यादा हो, तब ये पैरामीटर्स एक ज्यादा अच्छा बेस्ट फिट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन इस मेथड से उन आउटलायर्स को भी फिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली आप देख सकते हो बहुत बार स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ऐसा डिफाइन किया जाता है कि एरर आपका नॉर्मल है जिसका मीन जीरो है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। पर अगर आप मुझे बोलोगे क्या मैं ये मेथड यूज कर सकता हूं क्या? आप कभी भी यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये यूज करने से आपको कोई रोक नहीं रहा है, ये यूज करने से आपको कोई रोक नहीं रहा है। बस अगर आउटलायर्स ज्यादा हो गया आपके डेटा सेट में, तब आपका लीनियर रिग्रेशन सफर करेगा। इसलिए हम जनरली ऐसा एजम्पशन लेना प्रेफर करते हैं और ऐसा मानते हैं कि आउटलायर मेरे डेटा सेट में कम है। पर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन अगर मैं नहीं भी लूंगा, तभी भी मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकता हूं। ठीक है, ओके। मैं होप कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। लास्ट में मैं आपको ये थ्योरम बताना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एजम्पशन है कि आपके डेटा सेट में एक्स एंड वाई के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे जो एरर है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जिसका मीन जीरो है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से आपका जो बीटा हैट होगा, ये तो मैं आपको पहली एक्सप्रेशन लिख के बता दिया हूं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स। बीटा नॉट कैसे कैलकुलेट करते हो सर? वाई हैट माइनस बीटा वन इंटू एक्स हैट। और आपका वेरिएंस का एस्टिमेट क्या होगा सर? वेरिएंस का एस्टिमेट, ठीक है, आपके डेटा सेट को देखते हुए जो आपने लिया है वो आपका मीन स्क्वायर एरर ही होगा। ठीक है, जैसे एक बार आपने आपका बीटा वन कैलकुलेट कर लिया ऑप्टिमल पैरामीटर, बीटा नॉट भी कैलकुलेट कर लिया आपका ऑप्टिमल पैरामीटर, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, आपका मीन स्क्वायर एरर आपके डेटा सेट पे कैलकुलेट करिए, वही आपका वेरिएंस का एस्टिमेट है। तो ये एक थियरम है जिसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से आपके पैरामीटर्स के क्या फॉर्मूलास है वो आपको पता होना चाहिए। मैं होप कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपने इंजॉय किया होगा। ये थोड़ा हैवी लेक्चर था, राइट, ये थोड़ा हैवी लेक्चर था, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि
आपके मशीन लर्निंग में जो आपको मैथ्स चाहिए वो एक्चुअली सम्स सॉल्व करने वाला नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सम सॉल्व करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो मैं मशीन लर्निंग रेडी हो जाऊंगा, नहीं। आपको मशीन लर्निंग में जो मैथ्स चाहिए वो विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आप लिखते हो उसका मतलब क्या है, आपको विजुअलाइज करने आना चाहिए। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हैं तो आपके लिए मशीन लर्निंग भी आसान है, गेट डीए का मैथ्स भी आसान है। मैं उसी तरह से अपने मैथमेटिक्स कोर्स में मैथ्स डील करता हूँ, इसलिए मेरे लिए मशीन लर्निंग पढ़ाना भी इजी है, मेरे बच्चों के लिए पढ़ना भी इजी है। मैं होप कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपने इंजॉय किया होगा। ये था कहानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के हिसाब से आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट करना। थैंक यू सर। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में। तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट, और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर एंज मंगनो जिमें मैं वड्डा जे खोल।